फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जाता है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये आप लोगों का पता है दोस्तों, सबसे बड़ा चैप्टर आप लोगों का क्लास 12 में दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों 2 चैप्टर में सेकंड नंबर पर दोस्तों सबसे बड़ा चैप्टर है विद्युत रसायन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोग इस चैप्टर को आप लोग लास्ट तक देखते हो तो इस नंबर से 1 नंबर का दोस्तों सब्जेक्ट भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। 2 नंबर का जो प्रश्न होता है साथ में 5 मार्क्स के भी प्रश्न को कवर कर लिया गया। तो लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेकर के दोस्तों 90% स्कोर करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग को दोस्तों यहाँ पर नंबर के लिए संपर्क कर सकते हो। और आप लोग को फ्री क्लास दिया जाएगा। इसमें आप लोग को साल भर तक आप लोग को पीडीएफ दिए जाएंगे, एग्जाम तक आप लोग को प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो यार आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर दोस्तों मैसेज कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए था, या आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को हम पीडीएफ देते हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। देखो डियर स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थियों को 100% में 10% विद्यार्थियों को यार कहना होगा कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट, मैंने सोचा कि इंग्लिश मीडियम ऐड किया जाए, लेकिन उस वक्त का पीडीएफ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़े पुराने हो गए, जैसे कि ये दोस्तों मार्च अप्रैल में बनाए हो पीडीएफ है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें इंग्लिश मीडियम नहीं है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग गूगल वेबसाइट देख पा रहे, ठीक है ना। क्या गूगल वेबसाइट का नाम educationlecture.com। देखो यहीं पर आप लोग को जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के पढ़ सकते हो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। यार लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आप लोग को भौकाल मचाना है आज के क्लास में यार, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया। इससे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव वगैरह भी करा चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए लास्ट तक बनना, बहुत मजा आने वाला है। क्या यार बहुत मजा आएंगे। चलिए देखोगे यार, तो कहा जा रहा है कि विद्युत रसायन क्या है। देखो चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो ये विद्युत रसायन है क्या, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भैया दोस्तों भौतिक रसायन जो होता है इसकी वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत दोस्तों विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनका जो प्रयोग होता है दोस्तों, उन्हीं का हम लोग दोस्तों अनुभव करते हैं या दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत रासायनिक तो यहाँ पर रसायन कहलाता है, ठीक है ना। देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो लास्ट तक बने रहो यार, क्योंकि हम लोग भौकाल मचा के देंगे आज के क्लास में। क्योंकि दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग जानते हो काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। 18 में दोस्तों 10 का ही उत्तर देना होता है, आप लोग तो ऐसे ही बना लोगे। चलिए देखो सेकंड नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य क्या है। देखो एग्जाम्पल में पूछ देगा डियर स्टूडेंट, मैंने बोला ना एग्जाम्पल में पूछता है, कहता है विद्युत अपघट्य का उदाहरण बतलाइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत अपघट्य के जो उदाहरण होता है दोस्तों वो क्या क्या होते हैं। पहले परिभाषा को जानते हैं अपन। तो कहा जा रहा है कि वे यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक कहते हैं। देखो ठोस अवस्था जो होगा डियर स्टूडेंट, ठोस विद्युत का कुचालक होगा, परंतु अगर जालीय होगा दोस्तों, द्रवित होगा तो दोस्तों ऐसे स्थिति में सुचालक होगा। समझे यार, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। वे यौगिक तो ठोस अवस्था में दोस्तों क्या होता है, कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल अपन देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट, NaCl, HCl, KCl, H2SO4 दिए गए हैं। क्या दिए गए डियर स्टूडेंट, NaCl के सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl पोटेशियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। चलो याद कर लेना डियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने साथ में सब्जेक्टिव भी भौकाल मचाने आज के क्लास में। चलिए देख रहे हो यहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या है। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि वे यौगिक जो पिघली हुई अवस्था में पिघली हुई अवस्था में दोस्तों विलयन दोस्तों जालीय अवस्था में विलयन में दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि कहा जा रहा है वे यौगिक जो पिघली हुई विलयन अवस्था या जालीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है। देखो पिघली हुई अवस्था हो या जालीय दोस्तों अवस्था हो, दोनों माध्यम में दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत अनअपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अनअपघट्य कहलाता है। डियर स्टूडेंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके एग्जाम्पल देखोगे तो चीनी, यूरिया और क्लोरोफॉर्म होते हैं।
चलो अब वैद्युत अपघट्य के दोस्तों प्रकार को जानेंगे। तो वैद्युत अपघट्य आखिरकार कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों ये वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य या सबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में यार पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 के, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो देख लीजिए ना। चलिए कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिनका अपघटन किया जाए और पदार्थ पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाए प्रबल दोस्तों अपघट्य कहलाता है। एग्जाम्पल NaCl, HCl, KCl, HNO3, यानी कि दोस्तों आप लोग का नाइट्रिक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है ना, HNO3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखोगे कहा जाए पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन किया जाए दोस्तों तो पदार्थ पुनः अपने आयनों में टूट जाता है। और इसमें दुर्बल में जो होता है स्टूडेंट वे पदार्थ जिनका अपघटन किया जाता है तो पदार्थ आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटता है। देखिए इनमें पूर्णता होता है दोस्तों, प्रबल में जो होता है पूर्णता होता है, दुर्बल में जो होता है आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देखोगे तो क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर आप लोग को दिया गया NH4OH, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यार, आप लोग भौकाल में चाहते हो ये सब क्वेश्चन को याद करके। चलो ऑब्जेक्टिव नहीं आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्टिव कराया जाए, ऑब्जेक्टिव का सीधा आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे। चलिए देखो वैद्युत अपघट्य क्या है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाए किसी यौगिक की घोल अवस्था या विद्युत धारा प्रभावित करने अपघट्य होने की क्रिया को दोस्तों विद्युत अपघट्य कहते हैं। देखो विद्युत धारा आप लोग को दोस्तों फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में पढ़ना, तो इसमें केमिस्ट्री में थोड़ा ईजी वाला होता है। देखो इसमें जो होता है तो डी स्टूडेंट किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के सतत प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है डी स्टूडेंट किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, सतत प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। या दोस्तों किसी चालक तार से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। या कहा जाए दोस्तों या किसी चालक तार से एकांक समय में एक समय जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा हो गया आई बराबर दोस्तों Q/T होता है, ये सभी को पता है दोस्तों, ठीक है ना, ये आप लोग को बतला चुके हैं फिजिक्स वगैरह में भी। चलो इसका मात्रक जो होता है खुद देखो ये आप लोग को बतला चुके हैं स्टूडेंट, इसका मात्रक वगैरह कूलम प्रति दोस्तों सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसका एक मात्रक एम्पियर भी होता है, तो याद रखना। चलो यहाँ पर देखोगे प्रश्न के प्रतिरोध क्या, देखो ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग याद रख सकते हो मुझवाने ऑब्जेक्टिव के तौर पर। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे दोस्तों हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। किसी पदार्थ का एक गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ओम होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। चलो देखो यार वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये चालकता क्या, तो चालकता दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही कहते हैं। देखो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग दोस्तों चालकता कहेंगे, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा, प्रतिरोध का विपरीत क्या हुआ, मतलब समझे। प्रतिरोध का मतलब वो तो दोस्तों 1/r से इसको सूचित करते हैं, तो इससे हम लोग दोस्तों 1/r लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे r से सूचित किया जाए तो चालकता दोस्तों जो होगा 1/r ना होगा। तो देख सकते हो यार इसका विपरीत होता है, तो यह पूरा क्रिया इसका दोस्तों विपरीत हो जाएगा। इसका मात्रक की बात करेगा तो 1/ओम हो जाएंगे या म्यो हो जाएंगे। देखो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, ओम इनवर्स हो जाएंगे या तो दोस्तों म्यो हो जाएंगे, ठीक है ना। किसका? चालकता का मात्रक याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, म्यो होते हैं। क्यों म्यो होते हैं? तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रतिरोध का मात्रक OHM होता है, OHM होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। OHM होता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो आप लोग कहेंगे भौकाल मच गया। प्रतिरोधकता का मात्रक और दोस्तों चालकता को OHM कर दो, ठीक है ना। तो ये आप लोग को विपरीत कर देना है, OHM हुआ तो MHO कर देना इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों किसका? चालकता का। चलो सेल स्थिरांक क्या है? देखो सेल स्थिरांक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रा को ध्यान रखेंगे। कहा जाए कि सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों का अनुपात काट के क्षेत्रफल को अनुपात को हम लोग दोस्तों सेल स्थिरांक कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक की परिभाषा को आप लोग को याद रख लेना है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों का अनुपात काट के क्षेत्रफल को अनुपात को हम लोग दोस्तों सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका SI मात्रक दोस्तों जो होता है कूलम/मीटर होता है। क्या होता है? कूलम/मीटर होता है। इसे I/A लिखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लिखते हैं? I/A भी लिखते हैं, I/ दोस्तों A भी इसको हम लोग लिखते हैं, किसको? सेल स्थिरांक को। क्योंकि दोस्तों किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दोस्तों L अनुपात काट का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर A होगा तो L/A ही ना होगा, इसीलिए आप लोग इसका मात्रक कूलम/मीटर भी याद रख सकते हो।
देखो प्रश्न दोस्तों कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता या धात्विक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चालकता या धात्विक क्या, तो ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोडों के कारण जाल, देखो इलेक्ट्रोडों के कारण जाल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब भी होती है यहाँ पर होगा, ठीक है ना, जाल नहीं होगा जब होगा, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। उसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चालकता या धात्विक चालकता कहते हैं। इसे प्राय धातुओं होती है, इसकी चालकता प्राय धातुओं होती है। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है दोस्तों, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। चलिए देखो क्वेश्चन कहा जा रही है स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि आयनिक चालकता है विद्युत अपघटने चालकता क्या है। तो ध्यान से समझेंगे। जब आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसे वैद्युत अपघटने दोस्तों चालकता कहते हैं। जब आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटने कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है कूलाम बटा मीटर होता है, ठीक है ना। और इसके दोस्तों सीमेंस भी कहते हैं या सीमेंस भी कहते हैं इसके मात्रक को। चलो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की बात आया है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को दोस्तों विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग दोस्तों विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसे कप्पा से सूचित किया जाता है। क्या कप्पा से, के से। इसकी दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगी के बराबर दोस्तों 1/p हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसीलिए देखो इसका मात्रक ओम इनवर्स सीएम इनवर्स होता है, ठीक है ना। ओम इनवर्स और सीएम इनवर्स विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। चलो याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट थे। देखो आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाला कारक को भी आप लोग याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर, या तो दोस्तों 5 नंबर में पूछ सकता है। देखो पहला दोस्तों ताप है, ठीक है ना। ताप है कि ताप बढ़ाने पर आयनिक चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की संख्या बढ़ती है। देखो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ताप बढ़ाने से आयनों की संख्या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो ताप बढ़ाने से आयनों की संख्या यार वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप लोग याद रखना यार, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। देखो एक और नोट आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कहा जाएगा ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता का मान बढ़ता है। देखो ताप बढ़ाएंगे धात्विक चालकता उसका मान बढ़ेगा और आयनिक चालकता का मान बढ़ता है। यार उल्टा बोल दिए, ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता का मान घटेगा या धात्विक चालकता का, जब देखो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकता घटेगा और दोस्तों आयनिक चालकता बढ़ेगा। तो यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। चलो भौकाल मचा देने हैं, रेगुलर क्लास करो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाता है। देखो यार कहा किया जा रहा है कि सयांता यानी कि सयांता बढ़ाने से विलयन की आयनिक चालकता का मान दोस्तों बढ़ता है। ये क्या है, तो आयनिक चालकता के यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो प्रभावित करने वाले जो इसके कारक होते हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से दिए गए, जिसमें एक सयांता होता है। सयांता बढ़ने से दोस्तों विलयन की आयनिक चालकता का मान इंक्रीज कर जाता है। देखो विलयन के प्रकृति पर भी दोस्तों निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों की आयनिक चालकता अलग अलग होती है। देखो अलग अलग पदार्थों की दोस्तों आयनिक चालकता होती है, अलग अलग होती है। चलो बिल्कुल एकदम सी नंबर आप लोग देख पाओगे। 4 नंबर पे देखोगे तो तनुता बनाने पर विलयन की आयनिक चालकता का मान बढ़ता है। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो 1 शॉट का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में यार जा करके देख सकते हो, वहाँ पर बेहतर तरीके से आप लोग अध्ययन कर सकते हो। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, आप लोग कोई भी बोर्ड से हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि तुल्यांकित चालकता क्या है। देखो इसके अनेकों नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले यार आराम रहते हैं, ठीक है ना, उनको यार अनेकों नाम याद नहीं करने पड़ते हैं, सभी का एक यहाँ तो था इंग्लिश मीडियम में। चलो समतुल्यांक, देखो यहाँ पर क्या हो गया यार, रुकिए 1 मिनट। देखो यार क्या कहा जा रहा है, ध्यान पूर्वक समझोगे, पढ़ लो आप लोग क्या कहा था, परिभाषा को पढ़े तब तक आप लोग। देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि
समतुल्यांक या तुल्यांक की चालकता क्या? तो इसका परिभाषा कहा जा रहा है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन के विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन के आयतन v के गुणनफल को हम लोग तुल्यांक की चालकता कहते हैं। अर्थात दोस्तों आप लोग समझे, यानी कि विशिष्ट चालकता मतलब के, ठीक है ना, और इसका आयतन v के दोस्तों गुणनफल को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट चालकता के हो, ठीक है ना, के हो, और उस विलयन का आयतन भी हो, तो इसी के दोस्तों गुणनफल को हम लोग तुल्यांकी चालकता कहते हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो दोस्तों लेमडा इक्विवेलेंट जो होगा क्यू इंटू भी समीकरण 1 होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ से देखोगे तो आप लोग को रिलेशन प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ पर आणविक चालकता पर ध्यान देंगे थोड़ा अपन। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। रेगुलर क्लास करो या ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। देखो कहा जा रहा है कि आणविक चालकता या मोलर चालकता क्या है। इसके दो नाम है, आणविक चालकता या मोलर चालकता। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। किसी विलयन में अत्यंत पदार्थों का एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता दोस्तों आप लोग को मोलर चालकता कहलाएगी। देखो जब किसी विलयन में अन्य पदार्थों का एक मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी या आणविक चालकता कहलाएगी। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार से म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो लेमडा एम जो होगा दोस्तों के बाई सी होगा। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता के हो सांतत्य सी हो, तो म्यू बराबर होगा क्यू क्रॉस 1000 बटा में दोस्तों सी एम हो जाएंगे। देखो मोलर चालकता की यार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है इसका मात्रक। मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सी के सी एम के पावर 2 होता है, मोल इनवर्स होता है। देखो डियर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखा ना। कोलोरॉस के नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो आप लोग याद रखना। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख लो क्वेश्चन बैक 5 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं। कहा जा रहा है कि किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलोरॉस ने एक नियम दिया जिसे कोलोरॉस का नियम कहा जाता है। किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलोरॉस ने एक नियम दिया जिसे कोलोरॉस का नियम कहा जाता है। इस नियम अनुसार, ठीक है ना, इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता 2 मानों के योग के बराबर होती है। एक प्लस का एक माइनस का आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। यानी कि दोस्तों अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दोस्तों 2 मानों के योग के बराबर होते हैं, जिसमें से एक धनायन होता है एक ऋणायन। देखो यहाँ पर एक धनायन एक ऋणायन होता है। लेमडा जो दिया गया दोस्तों इन्फिनेटिव से एम से इन्फिनेटिव दिया गया है, ठीक है ना। तो प्लस एक होता है एक माइनस होता है। आप लोग देख पाओगे धनायन और ऋणायन। इसका अनुप्रयोग की बात करोगे तो आप लोग देख पाओगे इसका अनुप्रयोग भी दिए गए हैं। देखो डियर स्टूडेंट कोलोरॉस के नियम के अनुप्रयोग देखो। तो कहा जा रहा है कि वियोजन मात्रा ज्ञात करने में किसी दिए गए सांता के पर विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर किसी मोलर चालकता के वियोजन मात्रा को कहते हैं। देखो ध्यान से समझोगे डियर, कहा जा रहा है कि दिए गए सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है उसी के अनुपात को वियोजन की मात्रा को कहते हैं, ठीक है ना। इसी के वियोजन की जो मात्रा होती है इसी को कहते हैं। वियोजन की मात्रा जो हो जाएगी अल्फा बराबर जो होता है दोस्तों अल्फा, इस प्रकार का अल्फा दोस्तों पाई का पावर सी और दोस्तों एम और दोस्तों बाटा में आप लोगों को दिया पाई का पावर अपरिभाषित। मतलब समझे देखो कैसे पाई दिया गया है, पाई का पावर दोस्तों आप लोग को सी दिया गया और एम दिया गया है। अब बाटा में जो दिया गया पाई दिया गया, इन्फिनेटिव दिया गया और एम दिया गया। इस प्रकार से दिया गया है। यार अपरिभाषित का सिंबल ही नहीं था, इसलिए मैंने अपने अपरिभाषित इस प्रकार से लिख दिया है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलो आप लोग को बिल्कुल भौकाल मचाने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर आप लोगों को वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बेहतर तरीके से समझाया गया है। जहाँ दोस्तों लेमडा के पावर सी बराबर एम जो है दिए गए सांता के मोलर चालकता है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोग का जो पाई दिया गया है और इसका दोस्तों पावर अपरिभाषित और साथ में दोस्तों एम जो दिया गया ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है। अल्फा वियोजन की मात्रा होती है, अल्फा जो होता है वियोजन की मात्रा होता है। चलिए आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखो फैराडे का नियम आता है दोस्तों, फैराडे के विद्युत संबंधित नियम। देखो ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर में हो, 2 नंबर में, 7वें में यार पूछा जाता है। दोनों नियम पूछेगा तो 5 नंबर में।
देखो कितना बेहतर से आप लोगों के लिए पीडीएफ यार तैयार करता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। कहा जा रहा है कि इस संबंध में निम्नलिखित 2 नियम है। देखो पहला नियम क्या कहा जा रहा है, पहला नियम कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब समझे, यानी कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि एम समानुपाती क्या हो जाएंगे, ठिट्ठा हो जाएंगे। जहाँ पर एम बराबर दोस्तों ठिट्ठा है, आप लोग देख पाओगे जेड जो है दोस्तों स्थिरांक जो आप लोग का समानुपाती दिया गया उसके स्थान पर एक स्थिरांक जेड आया, ठीक है ना, कांस्टेंट आया है। तो आप लोग को पता है जेड बराबर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जब आया तो आप लोग को पता है ठिट्ठा बराबर जो होता है स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे यहाँ पे आई बटा क्यू होता है, क्यू बटा टी होता है। तो इसी को रिलेशन कर निकालते हुए दोस्तों आप लोग का जेड आई टी आया है। यानी कि पहला नियम जो होता है जेड आई टी होता है दोस्तों किसका, तो आप लोग का हो गया दोस्तों ये आप लोग का फैराडे का प्रथम लॉ का दोस्तों ये नियम होता है, यही होता है आप लोग का एम बराबर जेड आई टी, ठीक है ना। ये आप लोग का क्या होते हैं तो सूत्र होते हैं दोस्तों, नियम होता है पहला नियम, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोग याद रख सकते हो। चलो आप लोग यार भौकाल मचाते जाओ, सभी क्वेश्चन को याद करते जाओ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा गया इसका सूत्र, ठीक है ना। चलो देखो सेकंड नंबर देखोगे यार, सेकंड नहीं इसी का दोस्तों देखोगे इसी में, तो एम बराबर दोस्तों मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा होगी तो इसके समानुपाती दोस्तों जब हो जाएगी तो ठीक ठाक हो जाएगी क्योंकि प्रवाहित आवेश की होगा, और टी आप लोग का समय रहेगा डी स्टूडेंट। यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा एम, ठीक है ना भाई, तो तब अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा एम और प्रवाहित आवेश ठीक ठाक अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पहला नियम कहते हैं फैराडे का। देखो यहाँ पर डिटेल में दिया गया जेड एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। देखो जेड बार दोस्तों आप लोगों को बोला ना एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जहाँ पर देख पाओगे टी बराबर 1 सेकेंड और दोस्तों आई बराबर 1 एम्पियर, तो समीकरण दोस्तों एम बराबर जेड हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ पाओगे आप लोग यहाँ पर समीकरण को मानते हुए टी बराबर दोस्तों 1 सेकेंड और 1 आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है ना, एल बराबर तो 1 एम्पियर, तो यहाँ पर समीकरण जेड से एम बराबर जेड आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखोगे डियर, तो कहा जा रहा है कि तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कराने में इलेक्ट्रोड पर पदार्थों की जितनी मात्रा प्राप्त होते उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। देखो यहाँ से आप लोग को परिभाषा ही बन गए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बोर्ड एग्जाम में यार यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए फैराडे का दोस्तों आप लोग दूसरा नियम देखोगे तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि फैराडे का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम में कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, देखो 2 या 2 से अधिक दोस्तों वैद्युत अपघट एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनसे समान प्रबलता के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो समान समय तक प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। देखो कितना इजी दिया गया स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट, ठीक है, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनसे दोस्तों समान प्रबलता के विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थों की मात्रा मुक्त होगी उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इसी को दोस्तों फैराडे का दूसरा लॉ कहते हैं। देखो ये आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में पूछ सकता है बिहार बोर्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे जरा, आप लोग भौकाल मचा दोगे आज की क्लास में। देखो क्या कहा जा रहा है, वैद्युत अपघट, देखो वैद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल में अंतर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार आप लोग को दोस्तों कवर किया है, रेगुलर क्लास करने वाले विद्यार्थियों को यार पता होगा। देखो विद्युत रासायनिक सेल एक तरफ दोस्तों विद्युत अपघटन सेल है, इसमें जो होता है दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल में इसमें विद्युत ऊर्जा बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो रासायनिक सेल होता है स्टूडेंट, यह रासायनिक सेल जो होता है ये आप लोगों को रासायनिक सेल होता है दोस्तों, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि दोस्तों ये जो होता है विद्युत ऊर्जा अपघटन ऊर्जा में दोस्तों कि इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसमें, वैद्युत अपघटन सेल में। और इसमें देखोगे तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। देखो विद्युत रासायनिक सेल में दोस्तों इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है।
चलो यहाँ पर कहा जाए कि विद्युत धारा प्रवाहित करा करके दोस्तों अभी क्रिया कराते हैं। इसमें जो होता है विद्युत अपघटन से में इसमें दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित करा करके अभिक्रिया कराते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर देखोगे तो दो अलग अलग बीकर की आवश्यकता होती है विद्युत रासायनिक सेल में, जबकि दोस्तों विद्युत अपघटन सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीकर की आवश्यकता होती है। देख पा लो आप लोग को साफ साफ अंतर दिए गए, आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर हो रहे हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग बिलियनों में डूबे रहते हैं, जबकि दोस्तों इसमें एक ही बिलियन में डूबे रहते हैं। देखो डियर यहाँ पर कहा इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक है ना। अब विद्युत अपघटन सेल में यार इसकी आवश्यकता नहीं होती है SPM की, ठीक है ना। लवण सेतु की आवश्यकता इसमें देखो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पाते, लेकिन इसमें यार नहीं होती है, ठीक है ना। देखो इसमें धान ध्रुव कैथोड और ऋण, और इसमें दोस्तों इसमें धान ध्रुव कैथोड और एनोड और उत्तरी ध्रुव पर होता है। देखो यहाँ पर आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ध्रुव एनोड पर होता है दोस्तों, कैथोड पर होता है, यानी कि समझे, यानी कि इसमें धान ध्रुव जो होता है कैथोड पर होता है, ऋण ध्रुव दोस्तों जो होता है एनोड पर होता है। इसमें धान ध्रुव दोस्तों एनोड पर होता है, ऋण ध्रुव कैथोड पर होता है। चलिए आप लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पा रहे होंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया लवण से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस चैप्टर से दोनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन अब आने वाला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल, तो देखो ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त युवा आकार के कांच की एक नली होती है, जिसमें जिलेटिन में मिश्रित के सेल का पेस्ट बड़ा होता है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर लोहे का डांट लगा होता है, इस प्रकार का होता है स्टूडेंट। इसके दोनों सिरों जो होता है, इसके दोनों सिरों पर आप लोग का लोहे का या डांट लगा होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। दोनों सिरों पर लोहे का डांट लगा होता है। क्रिया विधि यह दोस्तों दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखता है। देखो दोनों विलयन को उदासीन बनाए रखता है, क्योंकि इसके दोनों छोरों पर दोस्तों डांट लगा होता है। यह विलयन एक दूसरे को आयनों में दोस्तों प्रभावित करता है, यह दोनों को आपस में कभी नहीं मिलने देता। देखो यार डांट किस लिए लगा है, कभी मिलने नहीं देगा, इसीलिए। देखो यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोड विभव क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप लोग याद कर लीजिए। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे अपन। कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, यानी कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन के लवण में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ उस विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण विलयन में एक छड़ के बीच दोस्तों विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इस उत्पन्न हो जाता है, जिससे दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझे, जब किसी विलयन में दोस्तों देखो ध्यान समझे, जब किसी धातु की छड़ को किसी विलयन दोस्तों धातु के लवण में डुबाते हैं, तो धातु में जो होता है दोस्तों उसमें जो होता है विलयन के सापेक्ष दोस्तों धनावेशित या ऋणावेशित होता है, विलयन की छड़ के सापेक्ष, ठीक है ना। जो छड़ के सापेक्ष होता है स्टूडेंट वो धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है, जिसके कारण विलयन और उस छड़ के बीच विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो विद्युत रासायनिक सेल क्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, एग्जाम में यार पूछना चाहिए 5 नंबर में। इसकी विशेषता भी आप लोग को लिखे गए हैं। देखो क्या है इसका क्वेश्चन, कहा जाएगा तत्वों को उनको बांटते हुए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्रम में सजाने की क्रिया को हम लोग दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। यदि तत्वों को बांटते हुए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाए, तो तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिससे दोस्तों हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। इसकी विशेषता जो होती है, श्रेणी में तत्व को ऊपर, श्रेणी में जो तत्व होते हैं ऊपर होते हैं, जो अतिक्रियाशील होते हैं, और ये दोस्तों तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। देख सकते हो आप लोग को दिए गए एग्जाम्पल भी। चलो यहाँ पर देखोगे तो श्रेणी क्रम में नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो होता है, श्रेणी में दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घट जाती है। थर्ड में देखोगे तो इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। इसमें दोस्तों श्रेणी में जो होता है ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। चलो यहाँ पर कहा जाए कि इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होता है वह आसानी से आयन बना लेता है, जितना कम होता है उतना आसानी से आयन बना लेता है। इलेक्ट्रोड विभव का जितना मान कम होगा उतना आसानी से आयन बना लेगा। चलो डियर आप लोग देखोगे तो नेटेस्ट का समीकरण दिया गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। कहा जा रही है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड विभव पर विलयन के तहत विलयन में दोस्तों आयनों की सांद्रता को प्रभाव बताने के लिए दोस्तों नेटेस्ट नामक समय वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, जिसे नेटेस्ट का समीकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव पर दोस्तों विलयन के तार
तथा बेरियम में धातु के आयनों के साथ बताने के लिए दोस्तों एक नियम दिया जिसे नेटेस्ट का समीकरण कहा जाता है। देखो लेक्लांचे का सेल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि यह कांच का प्लास्टिक के जड़ में बना हुआ एक सेल होता है जिसमें के अंदर एक छड़ और एक संरंध्र पात्र में कार्बन की छड़ और संरंध्र पात्र के अंदर MnO+O2+C का पूर्ण चूर्ण भरा होता है, जिससे बर्तन में NH4Cl का घोल भरा होता है। इसी को दोस्तों हम लोग लेक्लांचे का सेल कहते हैं। चलो यार, आप लोग बिल्कुल PDF लेना चाहते हो तो 914252 पर आप लोग को यार मैसेज करना है, ठीक है ना, मैसेज करना यार, क्योंकि आप लोग को पेपर तैयारी करना है, ठीक है ना। तो आप लोग को नीचे आप लोग को टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो जाएंगे। देखो ईंधन सेल क्या है, काफ़ी आसान परिभाषा है, एक ऐसा सेल जिसमें जीवाश्म ईंधन को जल करके विद्युत को उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ईंधन सेल कहलाते हैं। चलिए, इसमें ग्रेफाइट का 2 छिद्र होता है जिसमें KOH और विलयन में डुबा करके रखा जाता है। उसमें दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करा करके ऑक्सीजन एवं अपचयन करा जाता है, तो विद्युत धारा का उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विद्युत उत्पन्न होता है। सॉरी, देखो PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग दोस्तों संपर्क कर सकते हो। यार आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी करना है तो इस नंबर पर आप लोग को बहुत कम राशि में आप लोग को PDF कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे डियर, तो आप लोग जरूर संपर्क करना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को 90% लाना तो बिल्कुल ला सकते हैं डियर स्टूडेंट, मेरा वादा है बिल्कुल लाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाता है, आप लोग को हार्ड लगता है क्योंकि आप लोग को अनुभव होता है ना, वो कमी है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं और यहाँ से और विद्यार्थी हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम सभी आकर के यहाँ पर PDF पढ़ सकते हैं। गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और वहाँ से PDF पढ़ सकते हो। चलो, और भी वीडियोस पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में दोस्तों जाकर के देख सकते हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।